नहीं मालिक, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। एहसान तो आपने किया है हम सब पर। हमारे गांव में सिंचाई की व्यवस्था कराकर आपने इतने सारे किसानों को जीवन दान दिया है। आपकी वजह से हमारी खेती चल रही है, हमारी रोजी रोटी चल रही है। मेरे पिताजी जैसे कितने सारे किसान हैं जो आपका कभी धन्यवाद कर ही नहीं सकते। फिर हमने कौन सा बड़ा काम किया है मालिक? आपकी जान बचाना, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इसका मौका मिला। और मालिक, अब जब तक आपके घर से कोई आ नहीं जाता ना, तब तक आपको मेरी कसम है मालिक, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आपके घर से सारे सुरक्षा कर्मी सब सुबह तक आ जाएंगे, तब आप उन्हीं के साथ यहाँ से जाइएगा। मालिक देखिए, मैं जानता हूँ कि आप किसी से नहीं डरते, पर मालिक आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो लोग ना बस आपकी जान के ही पीछे पड़े हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने समय रहते आपकी जान बचा ली, आपको झुका दिया, वरना तो उन लोगों ने सीधा गोली आप पर ही चलाई थी मालिक। अब देखिए, आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। आप मुझे इस तरह से कसम देकर रोकेंगे तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, और वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं। आप अगर कुछ कहेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा। देखिए, एहसान वाली कोई बात नहीं है। गांव में सिंचाई की व्यवस्था कराना ये तो हमारा फर्ज है। सालों से पहले मेरे पिताजी इस गांव की देखरेख करते थे, अब मैं करता हूँ। भले ही हम लोग इतना दूर रहते हो, पर तब भी मेरे पिताजी ने जितनी देखभाल इस गांव की है ना, मैं हमेशा उतनी ही करूंगा। आप लोग को कभी इस तरह से सोचना नहीं पड़ेगा कि आपके गांव में कोई मुखिया नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। कोई भी मुसीबत हो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूँ। इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, मेरे लिए मेरे पिता समान है, इसलिए प्लीज कोई ऐसी रिक्वेस्ट मत करिए जो मैं मान न सकूं। अगर मैं छिपकर घर में बैठ गया ना, तो उन लोगों को यही लगेगा कि राघवेंद्र सिंह उनसे डरता है, और उन्हें ये पता होना चाहिए कि राघवेंद्र सिंह किसी से नहीं डरता। अब देखिए मालिक, आप कह रहे थे ना कि मैंने आप पर एहसान किया है आपकी जान बचाकर। अगर मैंने आपको नीचे ना झुकाया होता तो वो गोली सीधा आपके सीने में लगती। तो ठीक है मालिक, मैंने आपकी जान बचाई, मेरा आप पर एहसान है ना, तो आप वो एहसान उतार दीजिए। मेरे पिताजी के कहने पर आज रात को आप यहाँ रुक जाइए, कल सुबह अपने घर चले जाइएगा। अगर आप आज रात यहाँ रुकते हैं, हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका देते हैं, तो फिर आपका वो एहसान उतर जाएगा। वैसे भी पापा कहते हैं कभी किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए। आपने तो बात भी ऐसी कही जिसको मैं टाल ना सकूं। वाकई में बहुत समझदार हैं आप। अब तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। हाँ मालिक, मेरी बिटिया सच में बहुत समझदार है। इसकी समझदारी के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। मेरी खेती वेती का सारा मामला ना सब यही संभालती है। अच्छा हुआ मालिक, आज रात आप रुक गए। इसके हाथों का स्वाद खाकर तब जाइएगा। बहुत ही अच्छा व्यंजन बनाती है मेरी बेटी। बेटा, तुम मालिक के लिए बढ़िया बढ़िया से खाना बनाना आज रात के लिए। जी पिताजी, क्यों नहीं, मैं अभी से तैयारियों में लग जाती हूँ। मेरे दिल में रह रह कर एक बात आ रही है, क्या करूं? कह दूं क्या? कहीं ये काका बुरा ना मान जाए। पर अगर ना कहा, फिर यहाँ से कल सुबह चला जाऊंगा। फिर तो ये बात मेरे दिल में ही रह जाएगी, और ये मेरे दिल का वो दर्द बन जाएगी जो ना मैं झेल सकूंगा और ना ही किसी से कह सकूंगा। इससे तो बेहतर होगा कि मैं काका से कह ही देता हूँ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएंगे, यहाँ से मुझे निकाल देंगे, तो चला जाऊंगा यहाँ से। क्या हुआ मालिक, कुछ सोच विचार कर रहे हैं क्या? क्या हो गया? कोई परेशानी है, कोई समस्या है क्या आपको? मुझे बताइए। मैं यहाँ मंदिर का पुजारी होने के साथ साथ एक किसान भी हूँ। मैं आपको कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। आप बिल्कुल बताइए मुझे क्या दिक्कत है। देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मनाइएगा। बस ये समझ लीजिएगा कि जो कुछ कह रहा हूँ ना, दिल से कह रहा हूँ, साफ दिल से कह रहा हूँ। राधा और कृष्ण के मंदिर में खड़ा हूँ। मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे इनकी भक्ति में लगा दिया था। इनसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया संसार में कोई नहीं है। इनके सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कहाँ राजा इंसान और हम एक गरीब किसान। ये तो सीधा आकाश और धरती वाली बात है। मालिक, मैं जानता हूँ कि आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, पर मालिक इस रिश्ते को कोई अपनी मंजूरी नहीं देगा। आपका खानदान, हमारे खानदान, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मालिक, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर समान हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी बेटी आपके साथ ब्याही जाए? मालिक, इतना अच्छा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता मालिक। और वैसे भी बड़ी मालकिन कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी कि उनकी बहू एक छोटे घर से आए। देखिए, मेरी माँ को सबसे ज्यादा प्यारी अपने खानदान की इज्जत है, और आपकी बेटी में वो सारे गुण हैं जो मेरी माँ को अपने खानदान की बहू में चाहिए थे। आपकी बेटी बहादुर है, साहसी है, समझदार है, हर गुण में अव्वल है, खाना अच्छा बना लेती है, बोलचाल में इतनी अच्छी है।
मेरी माँ को ऐसी ही लड़की चाहिए थी अपने घर की बहू के रूप में। अब बस अगर आप इजाजत दे देंगे तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आज मैं इसी क्षण राधा कृष्ण के मंदिर में तुरंत के तुरंत आपकी बेटी से यहीं पर विवाह करूंगा। मालिक, मैं तो छोटा सा किसान हूँ। मैंने तो कभी ये सब सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी को इतना अच्छा घर परिवार मिलेगा मालिक। लेकिन तब पर भी एक बार मैं अपनी बेटी से इस विषय में पूछना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो फैसला मेरी बेटी की जिंदगी का है। अगर वो स्वीकृति देती है तो ही मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल इजाजत ले लीजिए। अगर आपकी बेटी इस रिश्ते के लिए हाँ करती हैं तो अभी के अभी मैं इसी मंदिर में उनसे विवाह करूंगा। बेटी, इंसान का सबसे बड़ा हक और उसका सबसे बड़ा अधिकार यही होता है कि वो अपने जीवन साथी का चयन स्वयं कर सके। बेटी, मैं तुम्हें ये इजाज़त देता हूँ कि तुम अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन साथी का चयन कर सकती हो। ये रिश्ता तुम्हारे सामने है। बताओ, क्या तुम इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति देती हो? अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करती हो तो ही मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करूँगा। मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम्हारी हाँ है बेटी, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ। तुम अपने लिए जो भी चुनाव करोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी समझदारी पर भरोसा है। अगर तुम अपने लिए जो भी चुनोगी ना, वो सही ही चुनोगी। देखिए, आप पर कोई दबाव नहीं है। मैं अपने साफ दिल और साफ मन से कह रहा हूँ। आपने जब से मेरी जान बचाई और आपकी सूझबूझ और समझदारी को देखकर मुझे आपसे प्रेम हो गया है। अगर आप इस रिश्ते को अपनी मंजूरी देती हैं तो आज यहीं राधा कृष्ण के मंदिर में मैं आपसे विवाह करूंगा और कल सुबह आपको अपने साथ विदा कराकर अपने घर लेकर जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बोलो बेटी, क्या कहती हो तुम? क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? वरना तुम इनकार भी कर सकती हो, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा ये बाप तुम्हें जिंदगी भर बिठाकर खिलाने को तैयार है, लेकिन मैं तुम्हारा विवाह उसी से करूंगा जिसे तुम अपने लिए चुनोगी। मुझे स्वीकार है पिताजी। मालिक, मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी बेटी की हाँ है और उसने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। इसलिए मैं अभी आप दोनों का विवाह यहीं संपन्न कराने की तुरंत तैयारी करवाता हूँ। मालिक, किसी नाते रिश्तेदार को तो अभी नहीं बुला सकता क्योंकि रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जैसे ही आप लोगों को समय मिले ना, पुनः यहाँ आ जाइएगा। मैं पुनः सभी नाते रिश्तेदारों को इकट्ठा करके इस बात की सूचना दे दूंगा कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करा दिया है। पिताजी, अगर आपने वास्तविकता में मुझे अपना जमाता स्वीकार कर लिया है, इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी है, तो मैं आपका जमाता हुआ ना। जमाता तो बेटे के समान होता है ना। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मालिक कहकर मत संबोधित करिए। मालिक कोई किसी का नहीं होता। और फिर आप तो मुझे अपनी बेटी दे रहे हैं। अब तो मैं जिंदगी भर आपके एहसान तले दबने जा रहा हूँ। तो मैं आपका मालिक नहीं हुआ, मालिक तो आप मेरे हुए। और सबके बड़े मालिक तो आपके पीछे खड़े हैं, ये राधे। इनसे बड़ा मालिक कौन हो सकता है इस दुनिया में? ये तो सबके मालिक हैं, सारी दुनिया के करता धरता है। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक। ओह, माफ करिएगा बेटा जी, मैं बेटा जी तो आपको कहूंगा ही। ठीक है, फिर मैं शादी की तैयारियां कराता हूँ। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगी। हम तो बहुत डर रहे थे। हमें लगा कि आप इस रिश्ते के लिए कभी हाँ करेंगी ही नहीं। क्यों नहीं करते भला? आपने राधा कृष्ण को साक्षी मानकर हमसे अपने प्रेम का इजहार जो किया था, फिर आपने जब कहा कि आप हमसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आपके लिए दुनिया में राधा कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, आपने उनके आगे कहा था ये बात, तो फिर भला हम आपकी बातों पर यकीन क्यों ना करते? इसीलिए हमने आपके प्रेम को स्वीकार किया। आपने हमारे प्रेम को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये खानदानी हम रीति रिवाजों के हिसाब से ये शादी होती ना, हमारे ठाकुर खानदान के हिसाब से, तो इस शादी में और शान शौकत होती। पर इस समय हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने इस कमरे को अपनी ओर से सजाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमरे सजाने वाले की नीयत देखी जाती है, उसका दिल देखा जाता है, कमरे की सजावट नहीं। और जब आपका दिल साफ है, हमारे लिए आपका प्यार सही है, आपका प्यार पवित्र है, तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ मिल गई।
वैसे आपको पता है, आप उस ठाकुर खानदान की बहू बन चुकी हैं जिस ठाकुर खानदान की बहू का इतने समय से इतने सारे गांव, इतने सारे लोग इंतजार कर रहे थे, इतना सारा शहर इंतजार कर रहा था, और किसी को पता ही नहीं है कि ठाकुर खानदान की बहू उनके खानदान में आ चुकी है। कल सुबह जब सबको इस बात का पता चलेगा ना, तो लोगों के होश उड़ जाएंगे, और होश उड़ने चाहिए भी। ठाकुर खानदान की बहू ही ऐसी है, ऐसी बहू छाट कर लाया हूं ना कि मेरी माँ भी खुश हो जाएंगी, ठाकुर माँ भी खुश हो जाएंगी। सिया, वैसे तो आज आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम आपसे कहते हैं, आपको जो भी चाहिए हो हमसे ना आज मांग लीजिए। आज आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, आप बस एक बार कहकर तो देखिए, कल सुबह हम वो चीज आपके सामने हाजिर कर देंगे। मुझे ना बस आपसे एक वादा चाहिए, जो हर पत्नी को चाहिए होता है अपने पति से। मैं बस ये चाहती हूँ कि ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, हमेशा मेरी ओर रहेंगे, हमेशा बातों को समझेंगे, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस इतना वादा कर लीजिए, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं सिया, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप हमारी जान हैं, हम आपको कभी अपने से दूर नहीं होने देंगे। हमेशा आपकी शान हमारी शान रहेगी, हम आपको कभी अकेला नहीं होने देंगे। आप हमेशा हमारी छत्र छाया में रहेंगी, आपको तक कभी कोई मुसीबत हम आने ही नहीं देंगे। हम आपसे वादा करते हैं सिया। बस हमें यही चाहिए था, आप हमेशा हमारे साथ यूं ही रहें, हमारे अलावा आपके जीवन में कभी कोई दूसरी ना आए। आप हमारे लिए हमारे सब कुछ हैं, और बस हम यही चाहते हैं कि आपका साथ हमें हमेशा मिलता रहे। हम आपसे वादा करते हैं सिया, आपने हमारी जान बचाई है, ये जिंदगी आपकी है, आपके अलावा कभी किसी दूसरी को हम अपनी जिंदगी में आने नहीं देंगे। आपका जो स्थान हमारे लिए है वो हमेशा वही रहेगा। जैसे राम जी ने सीता को वचन दिया था ना, वैसे ही मैं आपको वचन देता हूँ, आपके अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई दूसरी औरत नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेंगी, और हमेशा आप ही रहेंगी। बताइए तो जरा, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत ही सुंदर, पर कल रात जितनी लग रही थी ना, उतनी तो शायद कभी नहीं लग पाएंगी। हाँ हाँ, बस समझ गई मैं, रहने दीजिए। आपकी तो मजाक करने की आदत हो गई है, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि मंदिर में आ गए हैं। मैं तो ये पूछ रही थी कि नई साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। बाबूजी मेरे लिए ही ये साड़ी रखे थे, उन्होंने कहा था कि शादी के दूसरे दिन मैं अपने पति के साथ मंदिर जाऊँ तो ये साड़ी पहन लूँ। और भगवान की कृपा देखिए, अपने घर की आंगन में ही शादी हुई, और आज भगवान के मंदिर में ही नहा धोकर आई हूँ उनसे आशीर्वाद लेने। चलिए भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए पिताजी? हाँ बाबूजी, अरे ये देखो, तुम्हारे बाबूजी तो यहीं सो गए हैं। बाबूजी, बाबूजी देखो ना, बेटी की शादी की खुशी में भगवान के सामने ही लेट गए। बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी यहाँ कैसे सो सकते हैं? बाबूजी, बाबूजी, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी। बेटी की शादी की शायद कुछ ज्यादा ही खुशी हो गई है इन्हें। मैं इन्हें अच्छे से जगा देता हूँ। पिताजी, पिताजी, ओ पिताजी, बाबूजी। अरे क्या हुआ, क्यों चुप हो गए आप? जगाइए ना बाबूजी, बाबूजी, अरे जगाइए ना, क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गए? क्या हो क्या गया? सिया, मैं कैसे? सिया, सिया प्लीज तुम खुद को संभालना। सिया, सिया इनकी धड़कनें नहीं चल रही हैं। सिया, बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबूजी अभी कल तो इन्होंने मेरी शादी कराई, इतना खुश थे ये, ऐसे कैसे अचानक से? इन्हें क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। नहीं, मैं किसी और को बुलाती हूँ। नहीं रुकिए, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबूजी, नहीं नहीं, उन्होंने कल ही तो मेरी शादी कराई, सब ठीक तो थे वो, उन्हें अचानक से ऐसे क्या हो गया? नहीं सिया, मैं सच कह रहा हूँ, इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। सिया समझने की कोशिश करो, बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे अब। नहीं बाबूजी। सिया। अलख निरंजन, ये तो होने वाला ही था, ये तो होकर रहना था। वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था, और आगे भी वही होगा जो होना नहीं चाहिए था। मनहूस स्त्री, ये डायन है, डायन। जिस किसी के साथ भी इसका विवाह होगा, जहाँ भी ये कदम रखेगी, वहाँ घर में सिर्फ और सिर्फ मौत का तांडव होगा। ऐसा इसकी शादी के बाद लिखा था,
ऐसा नक्षत्र में लिखा था, पर इसके पिता ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने रात के रात अपनी बेटी की शादी करवाई और सुबह ही वो स्वर्ग सिधार गए। अब तुम अगर इस लड़की को लेकर अपने घर जाओगे ना, तो तुम्हारी माता श्री भी स्वर्ग सिधार जाएंगी और कुछ समय पश्चात तुम भी। इसके पिता ने मेरी बात नहीं मानी, आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अच्छे खासे स्वस्थ इंसान थे वो। अब अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी ना, तो ये लड़की सिया तुम्हारे भी खानदान को खत्म कर देगी, तुम्हारी माँ को खत्म कर देगी, तुम्हें खत्म कर देगी। अलाख निरंजन, मेरा तो काम था सिर्फ तुम्हें चेतावनी देना, आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम इस बवंडर को अपने घर ले जाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसे छोड़ दो। इसे लेकर अपने घर मत जाना, वरना तुम्हारी माता भी ऐसे ही चिता पर लेटी मिलेंगी तुम्हें। अलाख निरंजन, अम्बा का तो काम है चेतावनी देना, कोई माने या ना माने। ये स्त्री मनहूस है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और जिस दिन विवाह हुआ उस दिन पिता को खा गई। अगर जिस घर में प्रवेश करेगी ना, गृह प्रवेश करेगी ना, वहाँ सबसे पहले अपनी सास को खा जाएगी, उसके कुछ समय बाद अपने पति को भी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अलाख निरंजन। सिया, सिया, सिया होश में आइए। सिया, सिया उठिए। सिया, सिया जो होना था हो चुका है। सिया उठिए, सिया होश में आइए। सिया, सिया। मैं यहाँ खड़ा होकर अपना समय क्यों बिता रहा हूँ? उस औरत ने, मतलब उस जोगन औरत ने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो है। तब ये बात भी सच है कि पैदा होते ही सिया की माँ चल बसी थी और उसके बाद आज उसकी शादी होते ही उसके पिता चल बसे। वाकई में हो ना हो सकता है कि उस औरत अम्बा की बात, उस जोगन अम्बा की बात सही ही हो। मैं क्यों रिस्क लूं? मैं अपनी माँ को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। अगर उन्हें कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया तो कैसे कैसे क्या होगा फिर? मैं अपनी माँ की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। सही है, वैसे भी सिया इस समय होश में नहीं है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सिया, हमें माफ करिएगा, हमें यकीन तो नहीं हो रहा है पर हमें यकीन करना पड़ रहा है, हमें ऐसा करना पड़ रहा है। सिया, हो सकेगा तो हमें माफ करिएगा, पर हम आपको ले जाकर अपनी माँ के लिए कोई खतरा नहीं मोल ले सकते। ये शादी यहीं हुई, यहीं खत्म हो गई, एक जान चली गई, बस इससे ज्यादा हम और कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपकी पिता की जान गई, हमने बहुत कुछ देख लिया। अगर हमारी माँ को कुछ हो गया तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि जब आप होश में आएंगी तो आप हमारी बातों को समझेंगी। इसलिए हम चलते हैं यहाँ से, हमें माफ करिएगा सिया। बस करो सिया, और कितना रोगी? पंडित जी को गए हुए 1 महीना हो चुका है पर अभी भी तुम्हारे आंसू नहीं थमे हैं। सिया, खुद को संभालो। जो चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते इस दुनिया में, पर यूं बार बार रोकर तुम अपनी ही नहीं उनकी भी परेशानी बढ़ा रही हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर क्या वाकई में उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी? सिया, क्यों तकलीफ दे रही हो पंडित जी को? अपनी बेटी हो तुम उनकी और उनके साथ ऐसा कर रही हो। अरे कम से कम सुकून से उन्हें मोक्ष तो पाने दो। सिया, क्यों इस तरह से खुद को परेशान कर रही हो? हाँ बोलो, क्या तुम मेरी भी बात नहीं मानोगी? तुम्हारे बचपन का दोस्त हूं मैं, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर? बोलो सिया। सिया, खुद को संभालो, अभी तुम्हें खुद को बहुत मजबूत करना है। मुझे तुम्हें एक बात और बतानी थी। वो तुम्हारा पति है ना, ठाकुर राघवेंद्र सिंह, वो दूर दूर के रिश्ते देख रहा है, बड़े बड़े घरानों के, बड़े बड़े घरानों की लड़कियों से शादी करने के लिए प्रस्ताव भेज रहा है। तुम्हें पता है सिया, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो इस तरह से तुम्हारी और अपनी शादी को भूल गया है जैसे कोई बीती रात की बात रही हो। उसे याद ही नहीं है कि तुम्हारी उसके साथ शादी भी हुई थी। वो अपनी शादी को भूल चुका है सिया, और तुम यहाँ उसके नाम का मंगलसूत्र और उसके नाम का सिंदूर लगाए बैठी हो। वो कैसा पति जो अपनी पत्नी को उसके पिता की लाश देखकर रोते हुए सदमे में छोड़कर चला जाए, वापस से उसका कभी हालचाल लेने ना आए? वो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था सिया, तुम ये बात कभी समझ ही नहीं पाई। तुम दोनों बाप बेटी उसके चुंगल में फंस गए। अगर मैं यहाँ पर होता ना तो कभी तुम्हारी शादी उस राघवेंद्र से ना होने देता। देखो सिया, जो हो गया सो हो गया। मैं अभी भी तुम्हें कहता हूँ, जैसे वो इस शादी को भूल गया है ना, तुम भी इस शादी को भूल जाओ। अपने मांग से उसके नाम का सिंदूर मिटा दो और ये मंगलसूत्र हटा दो, और तुम भी अपनी जिंदगी पहले की तरह जियो। देखो सिया, कभी कभी इंसान से कोई गलती हो जाती है। तुम्हारे पिता की मौत के साथ ही ये रिश्ता भी खत्म हो गया। तुम्हें भी ये समझना होगा, वो ऐसा पति था जो तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर चला गया, और जो एक बार मुसीबत में अकेला छोड़ देना, उससे कभी दोबारा रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया और इस बात को भी भूल गया कि उसने कभी तुमसे शादी की थी, और लड़कियों से अपने शादी के लिए रिश्ते भेज रहा है वो। समझ भी रही हो तुम सिया कि मैं क्या कह रहा हूँ?
तुम उसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर ढो रही हो, और वो तुम्हें भूल चुका है सिया। सिद्धार्थ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो मुझे भूल गए हैं, ये उनकी मर्जी है। मैं उनके नाम से जी रही हूँ, ये मेरी मर्जी है। रुको सिया, उस आदमी ने सिवाय तकलीफ और दुख के तुम्हें कुछ नहीं दिया है सिया। समझने की कोशिश करो। एक रात में तुमसे शादी करके दूसरे दिन तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हें तुम्हारे बाप की लाश के साथ छोड़कर चला गया। तुम्हें रोता और तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। उसे तुम्हारे सदमे की भी परवाह नहीं थी सिया। कभी उसने तुम्हारा हाल चाल नहीं लिया। 1 महीने में दूसरी लड़कियों से शादी करने जा रहा है, और तुम इस रिश्ते को ढोना चाहती हो। कैसे सिया, कैसे? क्या तुम्हें जरा सा भी अपना ख्याल नहीं है? सिया कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? हाँ, मैं तो बचपन से जिस लड़की को जानता था, जिस सिया को जानता था, वो बेहद समझदार थी। फिर ये बेवकूफों जैसी हरकत क्यों कर रही हो तुम? हाँ मैं वो सिया, सिया, मुझे लगता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। सिया तुम सदमे में हो ना? सिया तुम ठीक तो हो? सिया आंखें खोलो। सिया क्या हुआ तुम्हें? सिया, सिया। अरे माँ, आप यहाँ कैसे माँ? मेहमान तो सारे अंदर बैठे हैं, आपको तो वहां होना चाहिए ना माँ। आप यहाँ? जब बेटा माँ से बातें छिपाने लगे ना, तो माँ को ही उसके पीछे लगकर सारी बातें जानना पड़ता है। यहाँ आकर सिगरेट पी रहा था ना, वापस से मेरे मना करने के बाद भी? हाँ नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिगरेट नहीं पी रहा था, मैं तो बस यूं ही खड़ा था। रहने दे, मैं भी तेरी माँ हूँ। स्मेल पता चल जाती है बेटा, खुशबू आ जाती है मुझे। आज तक ठाकुर खानदान में कभी किसी ने सिगरेट नहीं पी है। हाँ, पहले के ज़माने में हमारे दादा परदादा जो ससुर हुआ करते थे, वो सिगार विगार जरूर पीते थे, हुक्का पीते थे। पर उनके बाद ना तेरे पिताजी ने कभी नहीं छुआ, तेरे दादाजी ने भी कभी नहीं छुआ। पर तू अब निकला है ना, तू सिगरेट पीता है, वो भी छुप छिप कर। और ये तेरी आदत ये अभी 1-1.5 महीना पहले ही शुरू हुई है। जरा तू मुझे बताएगा भी कि जब से तू उस गांव से लौटा है, तेरे अंदर इतना बदलाव क्यों आ गया है? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तू मुझसे छिपा रहा है? बता मुझे। नहीं माँ, मैं तो वही पुराना बेटा हूँ आपका। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा ही तो है। आपको ही ऐसा लग रहा होगा माँ, बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं वही पहले वाला ही तो हूँ। अच्छा माँ, आप तो मेहमानों के पास थी ना, मेहमानों को देख रही थी ना, तो फिर आप यहाँ? अरे बेटा, मेहमान जिससे मिलने आए थे, जब वही उनसे नहीं मिलेगा तो वो यहाँ रुक कर क्या करेंगे? चले गए वो लोग, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पर अगर तुम ही तैयार नहीं हो तो फिर भला मैं क्या ही कर सकती हूँ? अगर तुम्हारे दिल में कोई और है बेटा, तो तुम मुझे अभी भी बता सकते हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस, मेरा दिल नहीं करता माँ उनसे मिलने जुलने का या लड़की देखने का, ना जाने ही क्यों माँ। पर अभी मैं शायद शादी के लिए तैयार ही नहीं हूँ ठीक से। बेटा, ठाकुर खानदान पे हमेशा ही मुसीबतों का साया रहता है, और हमारा हित चाहने वाले लोगों की ये सलाह है कि हमें अब तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। सब यही चाहते हैं कि ठाकुर खानदान की बहू अब ठाकुर खानदान में आ जाए। और देखो बेटा, मेरी खुद की भी यही इच्छा है। तू तो मेरी सारी बातें मानता है ना। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने खानदान के वारिस को अपनी गोद में खिलाऊं। अभी तक मुझे बच्चों का इतना शौक है ना कि नौकरों के बच्चों को भी अपनी गोद में खिला लेती हूँ मैं। पर मेरी इच्छा तो उस दिन पूरी होगी ना, जिस दिन मैं तेरे बच्चे को अपनी गोद में खिलाऊंगी। क्या तू मेरी इतनी सी इच्छा नहीं पूरी करेगा? बता मेरे लाल। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी कोई बात नहीं टालना चाहता। पर माँ, आप ही तो कहती थी ना कि बहू हमारे खानदान के लायक होनी चाहिए। बहू ऐसी होनी चाहिए कि उसे 4 लोग देखकर कहें कि ये ठाकुर खानदान की बहू है, ये आपकी बहू है माँ। वैसी लड़की जिस दिन मिल जाएगी ना, उस दिन मैं उसे इस घर की बहू बना दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ। लेकिन तब तक, जब तक वो मुझे नहीं मिलती ना, तब तक मैं किसी भी ऐसी ऐरी गैरी लड़की से शादी करके उसे ठाकुर खानदान की बहू नहीं बना सकता। आप भी समझने की कोशिश करो माँ। आपकी जितनी उम्मीदें हैं, लोगों की जितनी उम्मीदें हैं, मैं चाहता हूँ कि सबकी उम्मीदें पूरी हो। इसलिए प्लीज माँ, मुझे भी थोड़ा समय दे दो। बेटा, मैं तुमसे यही कहूँगी कि बहुत इंतजार भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छा ढूंढने के चक्कर में ना हम उतना अच्छा खो देते हैं जितना अच्छा हमारे सामने होता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? कभी कभी किसी की छोटी अच्छाई जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, किसी बड़ी अच्छाई के चक्कर में बाद में हमें वो छोटी अच्छाई भी नहीं मिलती। इसलिए बेटा, समय रहते हमें सचेत हो जाना चाहिए। छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, किसी की छोटी अच्छाई को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ईश्वर ने उसे ही तुम्हारे लिए बनाया हो।
अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रही, पर ज़रा जल्दी फैसला करो और ज़रा जल्दी सोचो, बहुत इंतज़ार भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है? जी माँ, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। माँ, मैं बहुत अच्छे की तलाश ही नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा तो मुझे मिल चुका है ज़िंदगी में, पर ना जाने क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या फ़ैसला करूँ। जिसे छोड़ आया हूँ, क्या वो मेरे लिए सही थी? और अगर सही नहीं थी तो मैं दूसरे किसी को चुन क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्यों मुझे नहीं भूलता कि मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा? क्यों नहीं भूलता कि मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाला? वो रात, वो जगह, वो सब कुछ क्यों मेरे दिमाग से नहीं उतरता? और फिर बाद में वो उस जोगन अम्बा की बातें, वो मेरे दिमाग से क्यों नहीं उतरती? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ वहाँ अच्छा होते हुए भी अगर मैंने उस अच्छे को चुना तो कहीं कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाओ, कहीं ठाकुर खानदान की शान में कोई कमी ना आ जाए, कहीं कहीं कुछ हो न जाए। और अगर उसे भुलाकर कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे कदम क्यों नहीं बढ़ते? क्यों हर किसी को मैं उससे कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ? क्यों हर लड़की को मैं उसकी तुलना में देखना पसंद करता हूँ? क्यों मैं देखता हूँ कि वो सब में सबसे अच्छी है और उससे अच्छी मुझे कोई क्यों नहीं लगती? क्यों मैं किसी लड़की की तुलना उससे करता हूँ? क्यों मेरा दिल दिमाग ये माने बैठा है कि वही मेरी पत्नी है? हर बार उससे किया हुआ वो वादा जो रात में मैंने उससे किया था, मुझे क्यों याद आता है कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा कभी कोई दूसरी नहीं आएगी? मैं क्यों उसे याद करता हूँ? क्यों? जबकि मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि वो मेरे खानदान के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे लिए, इस सब के लिए खतरा है, सिर्फ एक खतरा। उसकी वजह से उसके पिता की जान चली गई, उसकी माँ की जान चली गई। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर भी मैं क्यों सोचता हूँ उसके बारे में? क्यों क्यों हर लड़की में मैं उसको ढूंढता हूँ? क्यों? सिया, ये तुम क्या कर रही हो? सिया, ये मटका मुझे दो। ये क्या बात हुई? मैं अपना काम खुद से करती हूँ ना, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मानती हूँ एक बार चक्कर आ गया, पर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी खैर ख्वाह में लग जाओ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, ना ही किसी के सहारे पर जिंदा रहना चाहती हूँ। लाओ, मेरा मटका मुझे वापस करो। सिया, बात वो नहीं है। सिया, तुम किसी चीज को समझती क्यों नहीं हो? हर बात तुम्हें खुलकर क्यों बतानी पड़ती है? हर बार अपनी ही जिद क्यों करती हो? सिया देखो, तुम ये मटका नहीं उठा सकती, और ये मटका ही क्या, कोई भी भारी सामान आज के बाद से तुम नहीं उठाओगी, समझी? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा मटका मुझे वापस करो। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। उस एहसान के बदले में तुम भी मुझे लेक्चर सुनाओगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाओ, ये करो वो करो। नहीं उठाना मुझे किसी के खिलाफ आवाज, नहीं जाना मुझे किसी की जिंदगी में जबरदस्ती। हाँ, नहीं जाना मुझे, समझे तुम? लाओ, मेरा मटका मुझे वापस करो। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, तुम्हारा भी नहीं। सिया बस, मुझे नहीं पता कि तुम कैसा रिएक्ट करने वाली हो, पर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता ही देता हूँ। सिया, सिया तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें इतना भारी मटका नहीं उठाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। सिया, अब तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। सिया, तुम मेरी बात समझ रही हो? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसे कैसे? सिया, तुम्हें चक्कर आया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, और वो डॉक्टर खुद जांच करके ले गई थी, और उन्होंने ही तुम्हारी रिपोर्ट मुझे बताई है। उन्होंने फ़ोन करके मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। मैं जाकर अस्पताल से तुम्हारी रिपोर्ट भी ले आऊँगा, तुम खुद देख सकती हो। सिया, तुम माँ बनने वाली हो, और ये सच है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। सिया, अब अगर तुम कहो ना तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उस इंसान को उसके किए की सजा दिलाऊंगा। मैं उसका वो हाल करूंगा ना कि वो समझ जाएगा। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर जाकर आराम से दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है वो। सिया, मेरा खून खौलता है उस इंसान के बारे में सोच सोच कर। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, या तो तुम उस इंसान को छोड़ दो, उसे भुला दो और नई जिंदगी की शुरुआत करो, और वरना चलो मेरे साथ। मैं उस इंसान को सबक सिखाऊंगा, कैसे वो मेरी दोस्त के साथ इतना गलत कर सकता है। सिया, सिया प्लीज बात को समझो। अब कम से कम तुम्हारी बात अकेले की नहीं रह गई है, बात तुम्हारे बच्चे की भी आ गई है। अब तो कम से कम आवाज उठाओ। अब आवाज ना उठाना ना सिया, बेवकूफी होगी, डरपोकपना होगा, समझ रही हो? कायरता होगी। सिया, अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के अधिकार के लिए तो खड़ी हो तुम। जब भी जिंदगी में उठकर खड़ी होने की कोशिश करती हूँ, तब भी मुझे भगवान क्यों मुझे भगवान सबसे दुख में डाल देते हैं। माँ खोई, पिता के सहारे से जीने की कोशिश की, पिता को ही अपना सब कुछ मान लिया। राधे भगवान की शरण में अपनी जिंदगी बिताने लगी।
पिता की सेवा और उनके प्यार से मैंने अपना सब कुछ पा लिया, पर भगवान ने शादी होते ही जब पति का प्यार दिया, उसी समय पिता को मुझसे छीन लिया। पिता के दुख में डूबी थी तो पति मुझे छोड़कर चला गया, और अब जब पति छोड़कर चला गया तो मेरी जिंदगी में औलाद का सुख। भगवान हर बार मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? सिया, जीवन यही है। जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता है। हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है ना। इसलिए जिंदगी को जीने का तरीका यही है कि उन उतार चढ़ावों में खुद को हम समेट कर और अपनी जिंदगी की खुशियों को बरकरार रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़े। जो इंसान सारे उतार चढ़ाव को पार कर लेता है ना, वही असली विजेता बनता है। वही असली वो इंसान होता है जिसने अपनी जिंदगी जी होती है। सिया, तुमने आज तक बहुत से उतार चढ़ावों का सामना किया है, फिर ये क्या चीज है? बस सिया, इस बार तुम्हें अपने बच्चे के लिए खड़ा होना है। सिया, मैं हर हालत में तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ, मेरी बचपन की दोस्ती हमेशा हमेशा तुम्हारा सहारा बनकर खड़ी रहेगी। तुम जब भी मुझे आवाज दोगी ना, मैं तुम्हारी एक आवाज पर दौड़ा चला आऊंगा। सिया, काश मैंने ये बात तुम्हें पहले ही कही होती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो शायद तुम राघवेंद्र से शादी के लिए कभी हाँ ना करती। आज जो तुम्हारी स्थिति है ना, उसका मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ। बचपन से तुम्हें चाहता रहा, पर कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, और आज तुम इस स्थिति में ना बस सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से पहुंची हो। अगर मैंने अपने प्यार का इजहार तुमसे पहले ही कर दिया होता तो तुम कभी राघवेंद्र से शादी न करती। ये मैं भी जानता हूँ। सिया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और आज भी तुम्हारे लिए मैं वैसे ही खड़ा हूँ जैसे पहले खड़ा रहता था। सिया, काश तुम मेरे प्यार की आवाज को सुन पाओ, काश तुम समझ पाओ, मेरी सिर्फ तुमसे दोस्ती नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया, और वो भी बचपन से, जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानता था। क्या हुआ सिया, क्या फैसला लिया है तुमने? ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है। ये इस दुनिया में आएगा और अपनी माँ के नाम से जाना जाएगा, चाहे बेटा होगा या बेटी। मैं उसे अच्छे संस्कार दूंगी, अपनी तरह साहसी बनाऊंगी, अपने पिता की तरह कायर नहीं। मैं अपने बच्चे का नाम कभी भी उसके पिता से नहीं जोड़ने दूंगी। एक ऐसा इंसान जो मुझे मेरे बाप की लाश के पास रोता हुआ छोड़कर सदमे में छोड़कर चला गया, ऐसे कायर की छाया मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। मेरे बच्चे में सिर्फ और सिर्फ मेरे संस्कार होंगे। वो मेरी तरह बनेगा, जो दूसरों को भी दुख में ना छोड़ पाए। अपनों की तो बात ही और हो। सिया, मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। आज मुझे तुम्हें अपनी पुरानी वो साहसी सिया नजर आई। सिया, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जिंदगी में जब भी कभी भी मेरी जरूरत पड़ी ना, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ खड़ा दिखूंगा। जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगी ना, हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। सिया, तुम कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। भले ही पंडित जी अब इस दुनिया में ना रहे हूँ, पर फिर भी मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी भी इस दुनिया में अकेला नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ सिया। मैं इस बच्चे को अपना नाम देने को भी तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सिया, और आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ये बात जरूर कह दूंगा। सिया, ईश्वर भी यही चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि मेरे त्याग, मेरे तपस्या, मेरे प्रेम को उसका फल मिले। ईश्वर भी यही चाहते हैं। तुम मेरी हो सिया, और तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें इस बात के लिए मना भी लूंगा। ओह वाह, राघवेंद्र ठाकुर का कमरा। मतलब कि मेरा कमरा। इस घर की होने वाली ठकुराइन का कमरा। एक बार मैं इस कमरे में आ गई ना, फिर मैं इसकी दीवारों के कलर, इन सब चीजों के कलर, सब कुछ अपने हिसाब से करवा लूंगी। मैं मानती हूँ राघवेंद्र, तुम्हें ग्रे शेड पसंद है, पर मुझे नहीं। मानती हूँ कि ग्रे शेड थोड़ा रॉयल टाइप का लगता है, पर अब मैं भी रॉयल हो जाऊंगी, तो रॉयल खानदान को भी तो मेरे रंग में रंगना होगा। इस घर की होने वाली बहू, ठाकुर खानदान की होने वाली बहू, राघवेंद्र सिंह की पत्नी। अर्चना ठाकुर हूँ मैं। ये कमरा बहुत दिनों से सिर्फ और सिर्फ मेरी ही राह देख रहा है, पर तुम चिंता मत करो कमरे, मैं जल्दी ही तुम में आऊंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बने हो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम मेरी बिना इजाजत के मेरे कमरे में क्या कर रही हो? किसने आने दिया तुम्हें? हाँ, ओह वाह, सुपर हॉट, और गुस्सा भी सुपर हॉट।
अब तुम्हें अपनी असली जगह समझ में आ गई नहीं होगी ना। तुम्हारी जगह यही है, जमीन, समझी? इसी पर रहो। आकाश में उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। मेरी इजाजत के बगैर अगर कोई मेरे कमरे में घुसता है ना, तो मैं उसका कत्ल तक करने की हिम्मत रखता हूँ। और तुम लड़की हो, इस नाते तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना जो हरकत तुमने अभी की है ना, इसके बदले में कोई दूसरी लड़की होती ना, तो अब तक तो मैं उसका मर्डर कर देता। प्यार करने वाले तो 100 सितम सह लेते हैं, फिर ये एक धक्का क्या चीज है। तुम कह दोगे तो जिंदगी भर तुम्हारे पैरों में पड़ी रहूंगी। प्यार जो करती हूँ तुमसे, मुझ जैसी कोई दूसरी चाहने वाली नहीं मिलेगी तुम्हें। और मैं अच्छे से जानती हूँ किस लिए तुम लड़कियों से नहीं मिलते, किस लिए उन्हें नहीं देखते, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो कोई और है ना, और वो मैं हूँ, मुझे ये भी पता है। फिर मुझसे दूर क्यों भागते हो? क्यों बेकार में आंटी जी को इतना परेशान करके रखा हुआ है तुमने? पापा यहाँ पर आए थे, उन्हीं के साथ आई हूँ। बार बार यहाँ पर आती भी नहीं मैं, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मैं हमेशा के लिए बस चुकी हूँ। फिर इतना भाव क्यों खाते हो? इनकार किस बात का? मेरे अलावा किसी दूसरी को पसंद कर लोगे क्या? करना था तो अब तक किया क्यों नहीं? हाँ, एक बात तुम अपनी गांठ बांध लो, मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। मेरे पापा और तुम्हारे पापा आपस में दोस्त थे, इस नाते मैं उनकी दोस्ती की इज्जत करता हूँ। तुम्हारे पापा की इज्जत करता हूँ जो बाहर बैठे होंगे। मैं नहीं चाहता कि उन्हें अपनी बेटी की करतूतों के बारे में पता चले, पर तुम अच्छे से ये बात अपनी गांठ बांध लो। मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, और ना ही मैं कभी तुमसे शादी करूंगा। तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, समझी तुम? चलो अब जाओ यहाँ से। हर बार जो मेरा इस तरह से तुम तिरस्कार करते हो ना, एक दिन देखना खुद मेरे पाँव में नाक रगड़कर भीख मांगोगे मुझसे शादी के लिए, तब तुम्हें सब बताऊंगी मैं अच्छे से जानती हूँ, सिर्फ मैं ही इस घर की बहू बन सकती हूँ, कोई दूसरी कभी नहीं बन पाएगी। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझे तुम? ये बात तुम अपने गांठ बांध लो। तुम आज तक किसी के नहीं हो पाए ना, और ना मैं कभी तुम्हें किसी और का होने दूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगी। तुम चाहे लाख प्रयास कर लो, चाहे लाख कोशिशें कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। इस घर की बहू मैं ही बनूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी और को कभी आने ही नहीं दूंगी, समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आवाज बुलंद करूं और तुम्हारे पापा यहाँ तक आ जाएं, और फिर मुझे उन्हें बताना पड़े कि उनकी बेशरम बेटी क्या कर रही थी मेरे कमरे में। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर इस बार जब इस घर में आऊंगी ना, तब तुम खुद मुझे इस घर में लेकर आओगे, और फिर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तुम क्या, कोई भी मेरे उतना करीब कभी नहीं आ सकता जितना कि सिया आई। सिया के बराबर मैं अपने दिल में कभी किसी को कोई जगह क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? ना दिल में, ना अपनी जिंदगी में। हर पल मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ सिया ही क्यों रहती है? क्यों ऐसा है? क्यों हर पल मैं उसी के बारे में सोचता हूँ? इतने समय से वो मेरे साथ नहीं है, फिर भी वो मेरे आसपास ही है। मैं उससे कभी अलग हो ही नहीं पाया, क्यों? पर क्या मैंने सिया को छोड़कर कोई गलती की? लेकिन अगर मैं उसे नहीं छोड़ता तो मेरी माँ? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। सिया मनहूस थी, उसे मैं अपने साथ नहीं ला सकता था। मेरी माँ को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? हे राम जी, ऐसे लोगों को आप ही सद्बुद्धि देना भगवान। पर अब क्या ही कर सकते हैं, मैं तो यहाँ अपना काम करने आई हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। आगे इस कहानी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होना है दोस्तों, तो हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का विश्वास हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी कल सुबह 7 बजे आपको इस कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय। ओह माय गॉड, यहाँ से भाग लेती हूँ राघवेंद्र सिंह के कमरे में बिना उसकी इजाजत के। कहीं वो चिल्लाने लग गया तो पागल कहीं का, भाग जाती हूँ। चलती हूँ दोस्तों, देखना मत भूलिएगा कहानी का दूसरा भाग कल सुबह 7 बजे।